नमस्ते दोस्तों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी हमारे देश के दो मशहूर स्वतंत्रता सेनानी। इनके बीच टकराव क्या था, उनकी सोचें कितनी मिलती जुलती थीं और उनकी राय में कितना फर्क था, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज नेताजी के जन्मदिन के खास मौके पर आइए आज के वीडियो में इस विषय को करीब से समझते हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भारत आजाद होने जा रहा है और हम पूरी तरह आज हम भारत को आजाद करवाने में अपना योगदान देने वाले हैं। अब इस धरती पर कोई भी ताकत नहीं जो भारत को गुलाम बनाकर रख सके। आइए मिलकर भारत की आजादी के लिए मेहनत करें। वंदे मातरम। नेताजी पढ़ाई में बचपन से ही कमाल के थे। 1913 में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की और पूरे राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया। इसी कारण वे प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में दाखिला पा सके। अगर आपको याद हो, राजा राममोहन राय पर बनाए वीडियो में मैंने प्रेसिडेंसी कॉलेज के बारे में बताया था। यहीं पढ़ाई के दौरान 1916 में एक दिलचस्प घटना युवा सुभाष के साथ घटी, जिसने उसे राजनीति की पहली झलक दिखाई। उसके इतिहास के प्रोफेसर E.F. ओटेन, जिन्हें माना जाता है कि वो बहुत नस्लवादी थे और भारतीय छात्रों के प्रति काफी पक्षपाती थे, एक बार जब वे सीढ़ियां उतर रहे थे तो भारतीय छात्रों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें मारना शुरू कर दिया। खैर, इसे मारपीट कहना थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर होगा, क्योंकि कोई भी अपने शिक्षक को सच में नहीं मारता। इस कहानी के कई संस्करण हैं। कुछ संस्करणों में कहा जाता है कि प्रोफेसर को चप्पल से थप्पड़ मारा गया था, लेकिन असल में इस घटना को मारपीट के रूप में बताया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि उन्हें थोड़ा झकझोर दिया गया था। बाद में पता चला कि जिन छात्रों की टोली ने उन्हें मारपीट की थी, उसमें नेताजी भी शामिल थे। इस बात की जांच में जब यह सामने आया तो सुभाष चंद्र बोस को कॉलेज से निकाल दिया गया। यह घटना सिर्फ सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी का रास्ता नहीं बदली, बल्कि उस प्रोफेसर की जिंदगी भी बदल गई। नेताजी को कॉलेज से निकालते देख बाकी छात्र बहुत गुस्से में आ गए। उन बस छात्रों ने विरोध किया, खूब हंगामा मचाया, इतना कि प्रशासन को उनकी मांगें माननी पड़ी। हालांकि नेताजी को उसी कॉलेज में वापस आने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन उन्हें स्कॉटिश कॉलेज से BA पूरा करने की अनुमति दी गई। नेताजी अपनी पढ़ाई अच्छे मार्क्स के साथ पूरी किए और फिलॉसफी में BA की डिग्री हासिल की। मजेदार बात यह है कि इस एक घटना ने प्रोफेसर की जिंदगी भी बदल दी। उनका भारत के प्रति नजरिया भी बदल गया। जिंदगी के बाद में वो प्रोफेसर बंगाली साहित्य के एक मशहूर विद्वान बन गया। उसने इंडिया के इतिहास पर प्रसिद्ध किताब ग्लिम्पसेस ऑफ इंडियाज हिस्ट्री लिखी, और जब वह 1943 में बोस का हवाई जहाज क्रैश हुआ तो उसने बोस की शहादत पर एक कविता लिखी, नेताजी को श्रद्धांजलि दी। सोचो जरा, वो प्रोफेसर जिसे कॉलेज के टाइम पर नेताजी ने झटका था, वही प्रोफेसर नेताजी की शहादत पर सम्मानित हुआ। अपनी कहानी पर वापस आते हैं। 1920 में नेताजी इंग्लैंड गया, उस वक्त का सबसे मुश्किल और प्रतिष्ठित एग्जाम की तैयारी के लिए। ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आज के IAS परीक्षा के बराबर है। नेताजी ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया और चौथा रैंक हासिल किया। वो पढ़ाई में ऐसे थे। फिर उन्हें इंग्लैंड में 2 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ी और प्रोबेशन पीरियड पूरा करना था। नेताजी उस वक्त सिर्फ 23 साल के थे, यानी 23 की उम्र में उनकी जिंदगी और करियर पूरी तरह सेट हो चुका था। तो सवाल ये उठता है कि जब उनकी जिंदगी और करियर इतने पक्के थे, तो वो आखिर भारत वापस आकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन शुरू करने के लिए क्यों प्रेरित हुए? 1920 के दशकों में भारत में एक नया नेता उभर रहा था, मोहनदास करमचंद गांधी। सत्याग्रह और अहिंसात्मक असहयोग के अपने नए विचारों के साथ वह देश को एकजुट करने में लगे हुए थे। ICS अधिकारी बोस ये सब बहुत करीब से देख रहे थे। उनका दिल और दिमाग उलझन में थे। वे अपनी निश्चित करियर को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उनका दिल चाहता था कि वे भारत लौटकर आज़ादी के लिए लड़ें। 1920 से 1921 के दौरान उन्होंने अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस और अपने पिता को कई पत्र लिखे। उनके बड़े भाई भी स्वतंत्रता सेनानी थे, इसलिए सुभाष चंद्र बोस उनसे राय मांग रहे थे कि क्या उन्हें भारत वापस आकर स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए। 23 अप्रैल 1921 को ICS अधिकारी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी ट्रेनिंग अधूरी छोड़कर भारत लौटने का फैसला किया, ताकि वह स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो सकें। घर वापस आने पर उन्होंने गांधी से मुलाकात की और गांधी ने उन्हें कहा कि वे बंगाल में चित्तरंजन दास का समर्थन करें। उन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है। नेताजी ने अपनी राजनीतिक शुरुआत एक अखबार के संपादक के रूप में की।
अखबार का नाम था फॉरवर्ड। दिसंबर 1221 में जब उन्होंने प्रिंस ऑन ऑफ वेल्स के भारत आगमन का विरोध किया तो पहली बार उन्हें गिरफ्तार किया गया। महज 26 साल की उम्र में वे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अगले साल 1924 में सीआरदास को कोलकाता नगर निगम का पहला निर्वाचित मेयर बनाया गया और सुभाष चंद्र बोस उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने। इस दौरान नेताजी ने अपने राजनीतिक आंदोलन को जारी रखा, इसलिए अंग्रेज नेताजी की भूमिका को लेकर बहुत शक करते थे और फिर उसे अगले 2 सालों तक जेल में रहना पड़ा। उसे म्यांमार भेज दिया गया। वह 1927 तक 2 साल तक जेल में रहा। इसी दौरान उसे टीबी हो गई। उस वक्त टीबी एक खतरनाक बीमारी थी, लेकिन भगवान की कृपा से वह इस बीमारी को हरा कर बच गया। जब वह 1927 में बंगाल वापस आया तब उसके गुरु सीआर दास का देहांत हो चुका था। इसी वजह से बोस को बंगाल कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1930 के मध्य के आसपास बोस ज्यादातर समय यूरोप में रिसर्च के लिए घूमते रहे। उन्होंने अपनी किताब द इंडियन लिखी, स्ट्रगल भी लिखी। यह भारत की स्वतंत्रता संग्राम की कहानी है जो 1920 से 5334 के बीच की है। इस दौरान 2 युवा और जोशीले नेता कांग्रेस पार्टी के मुखर प्रवक्ता बन गए थे। एक थे सुभाष चंद्र बोस और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आपको याद हो तो मैंने भगत सिंह वाले एपिसोड में बताया था कि कैसे भगत सिंह ने बोस और नेहरू दोनों की तारीफ की थी। 1937 में बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। जनवरी 1937 में विदेश में रहते हुए उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। उस वक्त सुभाष बोस ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सीधे कार्रवाई के लिए था। दोस्तों, भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय हालत भारत और उसके मुद्दे के लिए अनुकूल नजर आ रही है और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मौका है जो हम खो नहीं सकते, जिसे भारत खोने नहीं देगा। वह ब्रिटिशों को भारत छोड़ने के लिए अल्टीमेटम भेजने के पक्ष में थे और अगर उन्होंने इनकार किया तो उनके खिलाफ पूरी क्रांति घोषित करने के हिमायत थे। दूसरी तरफ गांधी और उनके जैसे नेता जो अहिंसा के समर्थक थे, वे भी पूरी आज़ादी चाहते थे, लेकिन वे आज़ादी के लिए किसी भी स्तर तक नीचा नहीं होना चाहते थे। वे अहिंसात्मक तरीकों से आज़ादी चाहते थे। इस दौरान दोस्तों, कांग्रेस में साफ तौर पर बाएं और दाएं पंखों का फाड़ा था। जब मैं यहाँ बाएं और दाएं पंखों की बात करता हूँ तो इसके कई मायने होते हैं। आप इसे आज के संदर्भ में देख सकते हैं या फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में बाएं और दाएं पंखों को समझ सकते हैं। इसलिए अलग अलग लोग अलग अलग नतीजों पर पहुंचते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ बाएं और दाएं पंखों की बात कर रहा हूँ तो ये मूलतः आर्थिक नीतियों के बारे में है। कांग्रेस में उस समय के लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, समानता और भाईचारे के बुनियादी सिद्धांतों में विश्वास करते थे, लेकिन दोनों के बीच अंतर आर्थिक नीतियों को लेकर था। राजेंद्र प्रसाद, सावरकर पटेल और मोरारजी देसाई पूंजीवाद और बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण के पक्षधर थे। उनके अनुसार देश को पहले धन सृजन सीखना था और बाद में धन वितरण की चिंता करनी थी। वहीं दूसरी ओर लेफ्ट विंग में वे नेता शामिल थे जो समाजवाद में विश्वास करते थे। राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी बोस, आप इन्हें लेफ्टिस्ट मान सकते हैं। नेताजी तो बिल्कुल कट्टर लेफ्टिस्ट थे। गांधी जी की विचारधारा स्पेक्ट्रम के बीच में कहीं रहती थी, क्योंकि गांधी जी ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल में विश्वास करते थे। मैंने इस बारे में सोशलिज्म पर बनाए गए वीडियो में ज्यादा बात की है, कैसे गांधीवादी सोशलिज्म की सोच आम सोशलिज्म से थोड़ी अलग है। गांधी जी का ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल अमीरों, फैक्ट्री मालिकों और जमींदारों की संपत्ति लूटने पर आधारित नहीं था। उनको ये समझाने की बजाय कि उनकी दौलत जो उनकी जरूरत से ज्यादा है वो बस उनके जिम्मेवार होती है और उस अतिरिक्त दौलत का असली मालिक खुद भगवान है। उन्होंने कहा था, सारी जमीन भगवान की है। इसलिए गांधी को लेफ्ट या राइट विंग में बांटना काफी मुश्किल है। असल में गांधी के ज्यादातर समर्थक राइट विंग के थे। पंडित नेहरू की बात करें तो वो लेफ्टिस्ट थे, लेकिन उनकी विचारधारा फैबियन सोशलिज्म की थी। मैंने इसके बारे में पहले एक वीडियो में बात की थी, लेकिन बाद में जब वह असल में देश का प्रधानमंत्री बना तो उसकी विचारधारा बीच की तरफ बदल गई। उसकी आर्थिक नीतियां मिली जुली थीं। वह औद्योगिकरण में विश्वास करता था और साथ ही चाहता था कि औद्योगिकरण केवल सरकारी कंपनियों के जरिए हो। लेकिन हम अब भी थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। 1939 में कांग्रेस पार्टी के अंदर लेफ्ट विंग और राइट विंग के बीच विवाद अपने चरम पर था।
1939 में गांधी जी चाहते थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अलावा कोई और कांग्रेस का अध्यक्ष बने। जब अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ तब सी राजगोपालाचारी ने मशहूर बात कही थी कि दो नावें थीं। एक थी बोस की लीकी हुई नाव, लेकिन कांग्रेस को बड़ी और पुरानी नाव पर भरोसा करना चाहिए जो महात्मा गांधी चला रहे थे। वहीं सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में कई लोग थे, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि बोस फिर से अध्यक्ष बने, और वो गांधी के भी दोस्त थे, इसलिए उन्होंने गांधी को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को फिर से कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने दिया जाए। उस वक्त कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक चुनाव एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला बन गया था, लेकिन चुनाव का नतीजा क्या रहा? सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के मनोनीत उम्मीदवार पट्टाभी सितारामैया को 1575 वोट्स के मुकाबले 1037 वोट्स से हराया। गांधी को यह पसंद नहीं आया। सुभाष चंद्र बोस फिर से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन गए। उस समय कांग्रेस के दाहिनी ओर के प्रमुख सदस्यों में से एक जीबी पंत ने बोस के अध्यक्ष बनने के बाद बोस से कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य समिति उनके द्वारा नियुक्त की जानी चाहिए। बोस को गांधी की इच्छा के अनुसार नियुक्तियां करनी चाहिए थीं। ये सच में असंवैधानिक था, क्योंकि राष्ट्रपति नेताजी बोस थे, लेकिन उन्हें अपनी कार्य समिति गांधी की मनमर्जी से बनानी पड़ी। उस वक्त सरदार पटेल और नेताजी के बीच एक चल रहा कोर्ट केस था। ये एक प्रसिद्ध केस था। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन सरदार पटेल और नेताजी के बीच व्यक्तिगत मतभेद थे और एक राजनीतिक आइडियोलॉजी का टकराव भी था, लेफ्ट विंग और राइट विंग का। इसलिए जब सरदार पटेल ने ये सब देखा तो एक बहाना दिया गया। तब तक कांग्रेस पार्टी के अंदर बाईं और दाईं धाराओं के बीच इतना बड़ा झगड़ा हो चुका था कि पार्टी के सदस्यों को इस बात का डर था कि पार्टी दो गुटों में बंट सकती है। ये सोचना भी मुश्किल था, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई दांव पर थी। अगर कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में बंट जाती तो। इसलिए कई बाएं सोच वाले जो सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में थे, उन्होंने गांधी का समर्थन करना शुरू कर दिया। एक बड़े बाएं सोच वाले राम मनोहर लोहिया ने कहा था। इसके बाद गांधी के पक्ष में रहने वाले बोस की वर्किंग कमेटी के सदस्यों ने अपने पदों से सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। यह देखकर पंडित नेहरू ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने गांधी को एक पत्र लिखा कि जो हो रहा है वह पूरी तरह गलत है और उन्हें नेताजी बोस को कांग्रेस अध्यक्ष के पद से जबरन हटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन साथ ही नेहरू को सुभाष चंद्र बोस की विचारधाराओं और राय से सहमति नहीं थी। उनका मानना था कि बोस बहुत ज्यादा लेफ्ट विंग की तरफ झुके हुए हैं। लेकिन इस पत्र का कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार सुभाष चंद्र बोस के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इस्तीफा देने के, क्योंकि उनके कार्य समिति के सदस्य उनके साथ काम नहीं कर रहे थे। इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के नए अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने। नई कार्य समिति जो बनी, गांधी के प्रति पूरी तरह वफादार थी। उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि कोई भी कांग्रेस सदस्य बिना कार्य समिति की पहले से मंजूरी के अकेले सत्याग्रह शुरू नहीं कर सकता। इसे देखकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसका विरोध किया। वो इस बात के पक्ष में नहीं थे। इसके बाद नेताजी को तुरंत बंगाल प्रांतीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और उन्हें अगले 3 साल तक कांग्रेस में कोई भी पद रखने से अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके जवाब में बोस ने कहा कि वो कार्य समिति के फैसले का स्वागत करते हैं। ये दाएं हाथ की एकजुटता का प्रदर्शन था जो इसे अनिवार्य बना दिया था कि वो अपने अपराध की सजा भुगत रहे हैं। लेकिन नेताजी अपने सिद्धांतों के प्रति बहुत प्रतिबद्ध थे। उन्होंने कहा, इसी वजह से 22 जून 1939 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस सभी भारत फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। यह एक ऐसा संगठन था जो कई वामपंथी संगठनों के मिलने से बना था। दोस्तों, यहाँ मजेदार बात यह है कि इतनी गंभीर वैचारिक मतभेदों के बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी एक दूसरे के लिए गहरा सम्मान रखते थे। मेरे पिता महात्मा गांधी के बेहद बड़े प्रशंसक थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमेशा इस बात पर ध्यान देते थे कि गांधी जी मेरे पिता की किसी भी कार्रवाई पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। जब गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के बर्लिन में थे। वहां से अपने आज़ाद हिंद रेडियो के जरिए उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में संदेश भेजा। उन्होंने गांधी के इस आंदोलन को अहिंसात्मक गैर परंपरागत युद्ध कहा।
एक और मौके पर उन्होंने इस आंदोलन को भारत की महाकाव्य लड़ाई बताया। इससे आपको थोड़ा भ्रम हो सकता है, क्योंकि एक तरफ तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी की सोच में टकराव था, लेकिन फिर भी कुछ सालों बाद नेताजी गांधी के आंदोलन का समर्थन क्यों कर रहे थे? नेताजी ने अपने इस रेडियो संबोधन में, जो 12 अक्टूबर 1942 को था, पाए अपने कारण बताए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी लड़ाई को गांधी की लड़ाई के पूरक के रूप में देखा था। उन्हें ये नहीं लगता था कि या तो उनकी आज़ादी की लड़ाई होगी या गांधी की। उनका मानना था कि दोनों को लड़ना चाहिए, क्योंकि दोनों का मकसद एक ही था, आज़ादी हासिल करना। अगर गांधी अपने अहिंसात्मक तरीके से आज़ादी दिला पाते तो ये सबके लिए बहुत अच्छी बात होती, और अगर वो नहीं कर पाते तो बोस अपनी लड़ाई जारी रखने वाले थे। इसलिए अपनी आज़ाद हिंद फौज में उन्होंने अपनी 3 ब्रिगेड को नाम दिए, नेहरू, गांधी और मौलाना आज़ाद पर। ये सुनकर आपको ऐसा लग सकता है कि सम्मान सिर्फ एक तरफा था, कि जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी को बहुत आदर दे रहे थे, गांधी शायद बोस के प्रति बुरा व्यवहार कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं था। गांधी सुभाष चंद्र बोस के प्रति बहुत स्नेही थे। देखिए गांधी ने नेताजी के बारे में क्या लिखा था। हालांकि बंगाल सरकार ने नेताजी की आवाजाही को प्रतिबंधित किया था, लेकिन वे उनसे बच निकले और सिर्फ हिम्मत और होशियारी से काबुल तक पहुंच गए। कई यूरोपीय देशों से गुजरते हुए वो आखिरकार जापान पहुंचा। उसने भारत के हर समुदाय और हिस्से से चुने हुए होनहार लोगों की एक सेना बनाई, और ऐसे इसने एक ताकतवर सरकार से युद्ध करने की हिम्मत जुटाई। यह बात आपको फिर से उलझा सकती है। महात्मा गांधी, जो अहिंसा में विश्वास करते थे, वे सुभाष चंद्र बोस की हिंसात्मक लड़ाई का समर्थन क्यों करते? इसका जवाब बहुत आसान है। कई लोग गांधी की अहिंसा को सही से समझते ही नहीं। वे भगत सिंह और नेताजी की हिंसा को भी गलत तरीके से समझते हैं। गांधी उतने पूरी तरह से अहिंसावादी नहीं थे जितना आप सोचते हो। सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह उतने हिंसक नहीं थे जितना तुम सोचते हो। भगवान राम ने रावण को मारा था, लेकिन क्या हम भगवान राम को हिंसक व्यक्ति मानते हैं? नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म ये मानता है कि हिंसा बदले में नहीं होनी चाहिए और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी नहीं होनी चाहिए। जब हिंसा का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए किया जाता है या निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए किया जाता है, तब हिंसा जायज होती है। गांधी खुद को भगवान राम का भक्त मानते थे और उन्हें भगवद गीता में बहुत आस्था थी। सच तो यह है कि गांधी का अहिंसा में लगातार विश्वास इसे एक रणनीति भी माना जा सकता है, क्योंकि गांधी ने इतिहास को देखा था और उनका मानना था कि भले ही फ्रांसीसी और रूसी क्रांतियां हिंसात्मक थीं और उन्होंने अपनी राजशाही को गिरा दिया, लेकिन उसके बाद जो आया वह संतोषजनक नहीं था। उसके बाद तानाशाही की समस्या आई, क्योंकि अगर कोई हिंसा का जवाब और अधिक हिंसा से देगा तो कभी समाधान तक नहीं पहुंच पाएगा, जैसा कि उन्होंने माना। अगर हम सच में कोई टिकाऊ समाधान चाहते हैं तो वह केवल अहिंसा के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। ऐसा समाधान जो न तो फ्रांसीसी क्रांति और न ही रूसी क्रांति ला सकी। साल 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा, म्यांमार से अपना मशहूर रेडियो संबोधन दिया था। वहीं उन्होंने पहली बार गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। जो राष्ट्रपिता का खिताब गांधी को मिला है, उसे असल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें दिया था। वहीं गांधी ने बोस को देशभक्तों का राजकुमार का खिताब दिया था। शायद आपको ये पता न हो, लेकिन गांधी ने भी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान स्वरूप एक खिताब दिया था। कई लोग आपको गांधी और बोस के बीच मुकाबले की बातें सुनाएंगे। इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल में मैंने लिखा है गांधी वर्सेस बोस, लेकिन असल में गांधी और बोस के बीच ये वैचारिक टकराव सिर्फ विचारों तक ही सीमित था। हकीकत में दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे और दिल से पसंद करते थे। ये वो बात है जो अक्सर लेफ्ट विंग और राइट विंग के बीच नहीं देखी जाती, या फिर उन लोगों के बीच जिनकी राय एक दूसरे से मेल नहीं खाती। शायद ये कुछ ऐसा है जो हम गांधी और बोस से सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।